तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सपुर में। देखिए, साइंस की जो क्लास जहाँ पे रुक गई थी, आज हम उसको फिर से एक नया बूस्ट टाइम देते हैं, फिर से उसको एक नया बूट करते हैं और कंटिन्यू चालू करते हैं क्लास को। और किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन ऊपर रहता है, वहाँ जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। और आज के सारे क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बक वाली सारी बातें बंद करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम इस वीडियो में 100 साइंस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो पेशेंस बना के रखना, जिसको सिलेक्शन लेना है वो यहाँ तक रुके, बाकी स्किप करके वीडियो को जा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। दूसरे चैनल पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे यहाँ से अच्छे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या है। आपको बताना है कि जो साइंस टोलमी है, उन्होंने जो पृथ्वी का सिद्धांत दिया था, उनके हिसाब से क्या सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए, पीडीएफ जब आपको मिलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन जो है मिल जाना है, तो आप उसके लिए बिल्कुल फिक्र ना करें। बाकी और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाओ, छापो वहाँ पे, और जो भी आपके मन में वो जरूर रैंडम कमेंट करना। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अंतरिक्ष दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए ना उनमें से कोई नहीं है सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो और 3 ऑप्शन दिए उनमें से किसी भी साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया। तो आप प्लीज़ राइट डाउन ज़रूर करिए सेकंड नंबर का आंसर कि टेलीस्कोप का आविष्कार आखिर किसने किया। अगला नंबर का सवाल सुनिए, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो जी हाँ, बल्ब का आविष्कार किया था एडिशन ने, जिसका पूरा नाम था एल्वा एडिशन। अगला थॉमस एल्वा एडिशन था। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो जी हाँ, अमेरिका की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलंबस ने करी थी अमेरिका की खोज। इसके बाद है अगला नंबर का सवाल सुनिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी वॉक्समैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक होता है जूल, इसका सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो जी हाँ, एक्सरे का आविष्कार किया था आपके और हमारे प्यारे रोटंजन नामक वैज्ञानिक ने। अगला नंबर का सवाल सुनिए, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। तो भाई, छापे खाने का आविष्कार किया था आपके और हमारे प्यारे चहेते वैज्ञानिक विलियम कैक्सटन ने। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला चहेता क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आपके और हमारे प्यारे आइंस्टाइन ने। इसका आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था आपके हमारे प्यारी दीदी चहेती ने, जिनका नाम था ब्रेल लुई, है ना। देखिए, मैं थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मतलब जो बोलने का तरीका है वो, ताकि भाई आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आए। अगला नंबर का सवाल सुनिए, डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। जी नहीं, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन ने। देखिए, जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं वो वाटसन एवं क्रिक को कर सकते हैं, अगर जिन्होंने साइंस अभी पढ़ना छोड़ दिया होगा तो ऐसी गलती ना करें। अगला नंबर का सवाल सुनिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था आपके और हमारे प्यारे चहेते वाटरमैन ने। देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मेन यूज़ हो रहा है, तो आप दोनों को रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं ना कि फाउंटेन मैन और पेन दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन करेंगे, वाटरमैन। अगला नंबर का सवाल सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक हैं जेपी एकर्ड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था। तो देखिए, जो चार्ल्स बेबेज हैं वो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता, जनक कहे जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं या फिर आविष्कारक हैं जेपी एकर्ड। अगला नंबर का सवाल सुनिए, माइनर सेफ्टी लैम्प की खोज किसने की थी। देखिए, माइंस में जो हम लोग सेफ्टी लैम्प जो लाइट यूज़ करते हैं, उनका आपको बताना है कि उनका आविष्कार किसने करा था। तो देखिए, माइनर सेफ्टी लैम्प का आविष्कार करा था हम्फ्री डेवी ने। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि ऑटोहान किस प्रकार, मतलब ऑटोहान किस आविष्कार से संबंधित है। तो भाई, आपके ऑटोहान जो संबंधित है वो है नाभिकी विखंडन से संबंधित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, वोल्ट किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। देखिए, किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में डाउट होता है या फिर मेरे द्वारा किसी क्वेश्चन को बताने में गलती हो जाती है, तो प्लीज़ मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि कम से कम गलती करूँ, इंसान हूँ यार, गलती हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा बहुत ही कम गलती करूँ, ताकि आप लोग का करियर का सवाल है। और दूसरी चीज़, अगर जो क्वेश्चन मेरे द्वारा गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर भी बाकायदा आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ताकि आप लोग जब एक अच्छा काम करें तो हो सकते हैं आने वाले स्टूडेंट जो भी नया इस वीडियो को देखें, नए कैंडिडेट, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके उनके लिए।
अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था? तो ये खोजा था भाई ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने। अगला नंबर का सवाल देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला नंबर का सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला नंबर का सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो बहुत ही काफ़ी ईजी और एटलीस्ट 6 और 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। जिन्होंने जियोग्राफी बोलता हूँ, जिन्होंने सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये पता होगा। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये होता है दूरी का। अगला नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो पारद लिखा है ना, एक्चुअल में ये है, यहाँ पे एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। पारद तापमापी के आविष्कारक कौन है? तो भाई ये है पारा, जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसके बारे में पूछा गया। तो पारद तापमापी के आविष्कारक कौन है? तो इसके हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ़ारेनहाइट। अब इन्हीं के नाम पर जो आप सभी को पता है कि फ़ारेनहाइट नामक जो है टेम्परेचर बॉडी और सेल्सियस जो मापा जाता है तो इन्हीं के नाम पे होता है बेसिकली फ़ारेनहाइट। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये किया था भाई, ये दिया था आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोपरनिकस ने। अगला नंबर का सवाल देखिए, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो ओम के नियम से कौन से राशि को लिया गया है? तो प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यानी कि आर, जिसको सेम रजिस्टर है ना, रेजिस्टेंट, तो यही है कि ओम के मतलब ओम का नियम किसको प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध को। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? तो ये क्या था ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्मी ने। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो भाई हाइड्रोजन की खोज की थी आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैवेंडिश ने। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, जीवों की द्विनामकरण पद्धति है ना, जीवों की द्विनाम पद्धति बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे भाई आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीनियस जो थे वो द्विनामकरण पद्धति के जन्मदाता कहलाते हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ag। अब यहाँ पे आपको बताना है कि Ag का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब Ag किस धातु को बोला जाता है या फिर किस धातु का सिंबल है Ag। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? तो जब भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ से निकलती है क्लोरीन गैस। अगला नंबर का सवाल सुनिए, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे जो कोशिका का विभाजन होता है उसे कहा जाता है असूत्रीय विभाजन यानी कि एमाइटोसिस। ठीक है। अगला नंबर का सवाल है, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा जाता है मेटाजोआ में। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन मतलब कि फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो भाई निम्नलिखित में से जो दिए गए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि जो चारकोल होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतः स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो भाई ये रहता है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन B12 में, मतलब B12 में आपका कोबाल्ट उपस्थित रहता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, काफ़ी अच्छा है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? जी हाँ, आपको बताना है कि जो आपका आयनोस्फीयर होती है उसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 किलोमीटर तक होता है आयनोस्फीयर का जो ऊंचाई है वो। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? तो भाई नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है उपतारा। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि स्तनधारियों में निषेचन होता है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्भाशयी नलिका में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ को जो वैज्ञानिक है वो रखे हैं स्तनधारी में। अगला नंबर का सवाल सुनिए,
एंजाइम होते हैं, तो आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम होते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम। उसके बाद है रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो भाई रिचर स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगला नंबर का सवाल सुनिए, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं। तो आपको बताना है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी यानी कि निकेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वार कोशिकाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स भी बोलते हैं। सॉरी दोस्तों। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। जो बैक्टीरिया होते हैं जो ब्लड में जो रेड ब्लड में मौजूद होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको सफ़ेद रक्त कोशिकाओं द्वारा, सफ़ेद रक्त कणिकाओं द्वारा उनको नष्ट किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगला नंबर का सवाल है, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे क्या करती हैं, जो हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, इसलिए जितनी भी पत्तियां होती हैं वो हमें कैसा दिखाई देती हैं, हरा। तो देखिए जिन कैंडिडेट्स लोगों या फिर छोटे बच्चों का जो सवाल होता है ना कि पत्तियों का रंग आखिर हरा क्यों दिखाई देता है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि हरे प्रकाश को जो पौधे की पत्तियाँ होती है वो परावर्तित कर देती हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने के लिए आवश्यक बल होता है। तो भाई लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने के लिए जो जल यूज़ होता है, मतलब जो बल यूज़ होता है वो होता है जल का सलांगी बल। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं वायरस के लिए प्रभावी होता है। तो ये होता है इंटरफेरॉन। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता। तो भाई जो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऐसा पौधा है जिनमें लेटेक्स नहीं पाया जाता। तो लेटेक्स नहीं पाया जाता है नीम के पौधों में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो हृदय के धड़कनों को अंकित करने वाला जो उपकरण होता है उसको कहते हैं हम लोग कार्डियोग्राफ। अगला नंबर का सवाल है, एक जोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो आपको बताना है कि एक जोडेसीय उपग्रह क्या अध्ययन करता है। तो ये उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी की आयु का, पृथ्वी के एज का कैलकुलेशन करता है ये उपग्रह। अगला नंबर का सवाल है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या फिर यंत्र को क्या कहते हैं। तो भाई वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएटर कहते हैं। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है। तो दिए गए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, बीमारियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से सबसे खतरनाक होता है एड्स वायरस, है ना। एड्स की बीमारी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा घातक होती है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, त्रिविध टीका यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यानी कि त्रिविध टीका दिया जाता है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है कि दिए गए जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लाज्मा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्ता, बोरान और तांबा को देकर जो पौधों की जो कमी होती है उनको दूर किया जा सकता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भाई कल ही इससे पहले अगर सुबह वाले क्वेश्चन को जिन्होंने पूरी शिद्दत से देखा होगा तो मैंने उनसे पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो उसका सही आंसर था राजस्थान। तो भाई जब राजस्थान में सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग सीमेंट मिल के किससे बनता है, तो जिप्सम से ही मिल के तो क्या बनता है, सीमेंट बनता है। तो जी हाँ, तो जिप्सम का सबसे विशाल भंडार कहाँ मौजूद होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान में ही। अगला है कि जस्ता तथा पारा तत्व हैं। आपको बताना है कि जस्ता तथा पारा तत्व क्या है। तो ये है ट्रांजिशन तत्व। अगला नंबर का सवाल सुनिए, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। आपको बताना है कि पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। तो पौधों में जल कैसे भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश संश्लेषण में।
अगला नंबर का सवाल सुनिए, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं। आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा। सवाल बहुत ही सीधा है और सरल है, सहज है। आपको बशर्ते क्या है, पढ़ के इसको समझना है कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोन लयी एंजाइम्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेपेन जो है प्रोटोन लयी एंजाइम्स हैं। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है। आपको बताना है कि द्रव में आवेश होता है, उसका प्रवाह किसके द्वारा होता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है। तो डोलोमाइट का प्रमुख उपयोग किया जाता है इस्पात तथा संबंधित उद्योग में, यानी कि इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडॉन जो है अक्रिय गैस होते हुए भी स्थायी नहीं है, यानी कि वो कंटिन्यू ट्रैवल करता रहता है, भ्रमण करते रहता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो कोशिका में भाई कोशिका द्रव्य में। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। तो पौधों में जो प्रोटीन का मुख्य रूप से संश्लेषण किया जाता है, तो 163वें नंबर का मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभाज्योत्तकी तथा संग्राहक उत्तकों में। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो भाई गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूटेलिन कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाता है वो ओम सेंटीमीटर। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। तो जी हाँ, निकोटीन नामक जो पदार्थ होता है वो पाया जाता है आपके तंबाकू में, और इसी के कारण निकोटीन के कारण ही जो तंबाकू बीड़ी का सेवन करते हैं, जो सेवन करते हैं, जो मानव जो यूज़ करते हैं, उनको इन्हीं निकोटीन के कारण उनको क्या होता है, कैंसर होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। तो जी हाँ, पोलियो रोग होता है, आप सभी को इसका आंसर आई होप आप सभी को पता होगा कि पोलियो जो रोग होता है वो होता है वायरस के कारण होता है। इसी के लिए हम लोग टीका का यूज़ करते हैं, टीका दिए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा लगाए जाते हैं मनुष्यों को। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां नूडल्स पाई जाती हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसा मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिनकी जड़ों पर ग्रंथियां या फिर नूडल्स पाई जाती हैं। तो ये तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सरल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मटर, है ना। अच्छा सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का के पौधों पर ये जो है नूडल्स पाए जाते हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं। आपको बताना है कि टाइफाइड तथा पेचिस रोग किसके कारण फैलते हैं। तो ये फैलते हैं जल प्रदूषण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा C4 पौधा कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का। एक्चुअल में दोस्तों सॉरी, मैंने यहाँ पे जो आपको आंसर बताया ना कि निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मटर के पौधों में पाया जाता है ग्रंथियां। अब यहाँ पे हालांकि मैंने उसको सुधार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि समुद्री घोड़ा क्या है। आपको बताना है कि समुद्री घोड़ा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्री घोड़ा एक मछली की श्रेणी में आता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए,
प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं? तो प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डकवील को अंडा देने वाले जंतु की श्रेणी में रखा गया है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, परा यूरेनियम तत्व यानी कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं, आपको बताना है कि परा यूरेनिक तत्व क्या होते हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, हम लोग उसको कौन सी श्रेणी में रखते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहते हैं या फिर परा यूरेनियम तत्व की श्रेणी में हम लोग उसको रखते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं? तो जी हाँ, इसको हम लोग मापते हैं बैरोग्राफ के द्वारा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन अब रैंडम लिखा गया है तो हम लोग उसको पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को एक बार जो कैंडिडेट यहाँ तक वीडियो देखें उनके भी क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं और उनको भी याद हो जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या फिर यंत्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं रेडिएटर कहते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, आई होप ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पौधों में श्वसन होता है? तो पौधों में श्वसन होता है दिन में भी और मुख्यतः रात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए हमें रात में सजेशन दिया जाता है कि पौधों रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में इनकी जो है श्वसन वाला जो क्रिया है बहुत अच्छे से चलती है, अच्छे से परफॉर्म करते हैं पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में, और मुख्यतः अधिकतर में ये लोग क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यू मतलब छोड़ते हैं रात में। अगला नंबर का सवाल है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो भाई कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है, उन्हीं के बारे में पढ़ाई वगैरह कराया जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि सघन खेती का संबंध किससे है? तो भाई सघन खेती का जो संबंध है आपको ये है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कि मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि ट्रक फार्मिंग क्या है? तो आपको बताना है कि ट्रक फार्मिंग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। अगला नंबर का सवाल है कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। अगला नंबर का सवाल है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फलों का। अगला नंबर का सवाल हो जाएगा कि ओलरी कल्चर का संबंध किससे है? आपको बताना है ओलरी कल्चर शब्द का संबंध किससे है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 186 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ओलरी कल्चर शब्द का संबंध है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब्जी विज्ञान से। अगला नंबर का सवाल है कि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जी हाँ, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं वनों का। अगला नंबर का सवाल है कि मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, आपको बताना है मोनोकल्चर किसका एक विशिष्ट लक्षण है? तो मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। और अगला नंबर का सवाल है कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो भाई मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है हम लोग भूमि विज्ञान का। अगला नंबर का सवाल है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो भाई बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग देखते ही इसका आंसर बता देंगे आई होप कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आप 191 नंबर का हो जाएगा, एडाफोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो भाई भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कुल 8 वर्गों में विभक्त किया है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो नूतन जलोढ़ मिट्टी जानी जाती है खादर मिट्टी के नाम से। अगला नंबर का सवाल देखिए, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टिटेनीफेरस
मैग्नेट एवं ह्यूमस के द्वारा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो वो रहती है काली मिट्टी में। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी में। अगला नंबर का सवाल है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मिट्टी। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी। अगला नंबर का सवाल है, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि काली मिट्टी। अब आज का आखिरी और अंतिम सवाल है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है पौधों और पशुओं को। तो आई होप आप सभी को आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। बाकी किसी क्वेश्चन को लेके कोई और मन में डाउट होता है, ज़रा सा भी दिक्कत होता है, तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। बाकी जिन कैंडिडेट के अभी तक उन्होंने सवाल पूछे हैं तो मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल के नाम से उनके सवालों का जवाब दे नहीं पाया हूँ, तो उनके लिए उनको पूरी शिद्दत और पूरे दिल से माफ़ी चाहूँगा। बाकी कोशिश करूँगा आप सभी के सवालों का जवाब देने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।